हम और आप हर रोज की जिंदगी में काफी बार क्विक कॉमर्स एप्स यूज करते हैं ताकि वो हमें 8 मिनट 10 मिनट 12 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी कर दे घर पे। लेकिन आज मैं आपको ये बात बताने वाला हूं कि ये क्विक कॉमर्स ऐप मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू शट डाउन इन द कमिंग फ्यू मंथ्स or they are going to charge a much higher fees if you want an order between 10 15 20 minutes, right? तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि what is the future of these quick commerce startups, what is the future of this quick कॉमर्स इंडस्ट्री जिसको इतना बड़ा बना के रख दिया है इन्वेस्टर्स ने इंडिया में। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो फिर ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हम सबको पता है कि आजकल स्टार्टअप्स का मतलब है कि भाई सिर्फ कस्टमर एक्वायर करो, रेवेन्यू बढ़ाओ, टॉप लाइन बढ़ाओ, फंडिंग रेज करो, प्रॉफिट की तरफ कोई नहीं देखता। एंड इसका एक बहुत बड़ा सेक्टर है क्विक कॉमर्स, जिसके अंदर पैसा बनने के चांसेस ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्रैक्टिकली बिजनेस मॉडल में उतने प्रॉफिट्स है ही नहीं, उतनी मार्जिन है ही नहीं। लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा डाल दिया इतने सारे स्टार्टअप्स में बाहर, जिनके बारे में आगे बात करने वाले, कि वो सिर्फ उस फंडिंग के दम पे चल रहा है। एंड जैसे अभी माहौल चल रहा है, जैसे कि अभी फंडिंग विंटर चल रहा है, इफ दीज फंड्स स्टॉप कमिंग इन देन वी हैव सीन द बिगेस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स कोलैप्सिंग, राइट? इवन द एडटेक जायंट बायजूस की वैल्यूएशन 22 बिलियन थी, अभी आज 8 बिलियन पे बैठा हुआ है। So I think this is what happens with the overhyped, overfunded startups, जिसका जो बिजनेस मॉडल है या फिर प्रोडक्ट है उसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्विक कॉमर्स स्टार्टअप्स ना बहुत जल्दी बंद पड़ने वाले, एंड आई लाइक टू कॉल देम ज़ोंबी स्टार्टअप्स, क्योंकि ज़ोंबीज आर ऑलरेडी डेड, राइट? तो दीज स्टार्टअप्स प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे, अगर फंडिंग का सिनारियो नहीं होता तो ये तो मतलब काफी पहले मर गए होते। लेकिन इसके अंदर जान अभी भी इसलिए क्योंकि इन्वेस्टर्स इसके अंदर हर कुछ पीरियड के बाद में पैसे डालते रहते हैं। अब इन्वेस्टर्स इसके अंदर पैसे क्यों डालते हैं? क्योंकि इन्वेस्टर्स आर प्लेइंग अ गैम्बल। उन्हें पता है कि 10-20 स्टार्टअप्स है, उसमें से अगर पैसे लगा दिए तो 2-3 तो बड़े बनेंगे, एंड वो भली 17-18 में पैसे लूज कर दे, लेकिन जो 2-3 है जो उनको मल्टीपल 10x 20x 30x रिटर्न्स देंगे, उसके वजह से इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं, राइट? लेकिन अभी काफी सारे कंट्रीज में बाहर रिसेशन चल रहा है, राइट? एंड जिसके वजह से उन इन्वेस्टर्स ने भी इन स्टार्टअप्स में पैसा डालना बंद कर दिया, या फिर डाल भी रहे तो बहुत ही कम वैल्यूएशन पे डाल रहे, बिकॉज इन्वेस्टर्स को भी अभी प्रॉफिट चाहिए। और जहां तक प्रॉफिट की बात है, ये क्विक कॉमर्स स्टार्टअप्स प्रॉफिट से कोसों दूर है, बहुत दूर है। तो अभी कुछ क्विक कॉमर्स स्टार्टअप्स के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। इन सारे फाइनेंशियल्स के जो सोर्सेज है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, तो ये मेरे मन का कुछ बता नहीं रहा हूं मैं। ब्लिंकिट, जो फॉर्मरली ग्रोफर्स हुआ करता था, 2600 करोड़ 2616 करोड़ का उनका रेवेन्यू था 2022 में, एंड एक्सपेंसेस थे 4000 करोड़। 4072 करोड़ वाज द एक्सपेंसेस एंड लॉस वाज 1440 करोड़ उनका लॉस था 2022 में। अब ब्लिंकिट, ग्रोफर जैसी कंपनी जो कि ऑलरेडी 10-12 साल पुरानी है, वो अभी तक लॉस कर रही है ना। तो सेकंड कंपनी ज़ेप्टो हमें पता है कि बहुत ही यंग कंपनी है, बहुत ही यंग स्टार्टअप है, 2020 में स्टार्ट हुई थी शायद, एंड उसकी काफी ज्यादा हाइप बनी थी कि 19 ईयर ओल्ड ने $1 बिलियन स्टार्टअप खड़ा कर दिया। लेकिन मैं आपको बताता हूं 142 करोड़ का रेवेन्यू था 2022 में, एंड उनके लॉसेस थे 390 करोड़ के, उनके लॉसेस थे 2022 में। द थर्ड इज डंजो भी हम सबको पता है 67 करोड़ का उनका रेवेन्यू था 2022 में, लेकिन लॉसेस थे 464 करोड़। अभी लॉसेस वो कंपनी सस्टेन कैसे कर रही है? खुद तो पैसा बना नहीं रही है, लेकिन इन्वेस्टर्स जो पैसा डाल रहे हैं उसी से वो कंपनी सस्टेन करी है। तो जब तक इन्वेस्टर पैसा डालेंगे तब तक वो कंपनी चलेगी। जिस दिन इन्वेस्टर ने पैसा डालना बंद कर दिया, ऐसे तो हजारों स्टार्टअप्स मरे पड़े। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि कौन से 4-5 ऐसे मेजर रीजंस है जिसके वजह से क्विक कॉमर्स जो है इंडिया में ग्रो नहीं कर रहा और इतना लॉस मेकिंग बन रहा है। लेकिन उसके पहले एक नजर डाल लेते इस मार्केट साइज के ऊपर। डेफिनेटली अगर इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा हुआ। 2022 में ये इंडस्ट्री थी 3500 करोड़ की, क्विक ग्रोसरी कॉमर्स की। 2023 में ये बढ़ के होने लिए 10,000 करोड़ की, सीधा 3500 से 10,000 करोड़ में एक साल में। और 2025 तक यानी कि 2 साल बाद ये इंडस्ट्री होने वाली है 20,400 करोड़ की। एंड डेफिनेटली इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है, कंसिडरिंग इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इंडिया का हर एक चीज में कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, राइट? जिसकी वजह से ये मार्केट साइज भी बहुत ज्यादा दिखता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में एट द एंड बहुत कम प्लेयर्स सर्वाइव करने वाले जो कि आपको क्विक कॉमर्स प्रोवाइड कर पाएंगे, जिनके पास ऑलरेडी डीप पॉकेट्स है, जैसे कि जियो मार्ट है जो मुकेश अंबानी जी का है वो है, या फिर बिग बास्केट जो कि अभी टाटा ने ओन कर लिया, या फिर फ्लिपकार्ट का क्विक है, अमेजॉन का फ्रेश है। तो ये जो 3-4 कंपनीज है ना, वही शायद से सस्टेन कर पाएंगी क्विक कॉमर्स के लिए। लेकिन ये जो बाकी के नए स्टार्टअप स्टार्ट हुए, आई थिंक दे विल हैव टू स्टार्ट चार्जिंग अ लॉट मोर इफ दे वांट टू डिलीवर
in 10, 15, 20 minutes, right? So now let's understand कि quick commerce इतना flawed क्यों है. So the first reason is इंडियन रिटेलर्स. अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इन प्रोडक्ट्स में ग्रोसरी डिलीवरी में मार्जिन कितना होता है? 2%, 4%, 3% का मार्जिन होता है. और ऑनलाइन जो ये जो ग्रोसरी डिलीवरी एप्स है ये कितना आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं? कभी कभी 15-20% डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं. अब होता क्या इंडिया में कि इंडिया में ये जो रिटेलर्स है जिनको पता है कि मैं तो माल सोर्स करके आगे बेच रहा हूं, ऑफलाइन रिटेलर्स, लेकिन मुझे इसमें 3 या 4% मार्जिन मिलेगी, तो वो इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सामान मंगाते 15-20% डिस्काउंट पे, होल्ड करते, बल्क में मंगाते और आगे कंज्यूमर्स को बेचते हैं, राइट? एंड जिसके वजह से अगर बहुत सारे ऑफलाइन रिटेलर्स ने ये करना स्टार्ट कर दिया कि भाई यहां से 15-20% पे मिल रहा है तो यहां से ऑनलाइन से ही बल्क में उठा लो, तो कंपनी को क्या लगता है कि भाई अभी बहुत ही ज्यादा सामान बेच दिया डिस्काउंट में, अभी बंद कर दो. फिर वो कंपनी डिस्काउंट में बेचना बंद कर देती है. एंड जिसकी वजह से जो बेनिफिट है वो ऑफलाइन रिटेलर्स को मिलता है, ना कि एंड कस्टमर्स को. यही चीज डीमार्ट के केस में भी हुई थी, जब डीमार्ट ने देखा कि बहुत सारे लोकल रिटेलर्स, लोकल दुकानदार आके घी हो, राइस हो, चावल हो, दाल हो, जो भी हो, बल्क में आके लेके जा रहे, क्योंकि डीमार्ट बहुत ही सस्ते दाम पे प्रोवाइड करता है. जब उन्होंने देखा कि लोकल रिटेलर्स ये चीजें उठा के लेके जा रहे बल्क में अपने दुकान में बेचने के लिए, तब डीमार्ट ने भी ये बंद कर दिया कि आप कोई भी सामान बहुत ज्यादा बल्क में जाके नहीं खरीद सकते. देन आप वो सस्पिशन के अंदर आ जाते हो, राइट? सो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट फ्लॉ कि जहां पे कंपनी तो ट्राई करती है ऑनलाइन ई कॉमर्स की कि हम लोग लॉसेस सस्टेन करके एंड कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट्स देंगे, लेकिन एंड कस्टमर्स को डिस्काउंट मिलते नहीं है क्योंकि ऑफलाइन रिटेलर जो है वो भी तो ऐप लेके बैठे भाई, तो वो ऐप से बल्क में ऑर्डर प्लेस कर देते हैं. एंड जिसकी वजह से आपने काफी बार देखा होगा, आप अगर स्विगी, इंस्टामार्ट के ऊपर भी जाओगे, आप अगर बिग बास्केट के ऊपर जाओगे, तो आप वहां पे देखोगे कि आप अगर कोई भी चीज 3, 4, 5 बार ऐड करने को जाओगे ना, तो कभी कभी आपको बताता है कि दिस इज लिमिटेड टू 2 यूनिट्स पर पर्सन, दिस इज लिमिटेड टू 3 यूनिट्स पर पर्सन. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट एंड दैट इज वेफर थिन मार्जिन्स. इस इंडस्ट्री में, इन प्रोडक्ट्स में बिल्कुल भी मार्जिन नहीं होता है. हम लोग ने काफी बार सुना है कि अगर बिजनेस को बड़ा बनाना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, तो ऐसी कुछ सर्विस प्रोवाइड करो, ऐसा कोई प्रोडक्ट बेचो जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि आखिर में वही पैसा आपकी जेब में जाने वाला है. लेकिन इस इंडस्ट्री में बिल्कुल मार्जिन नहीं है. जहां तक बात आती है भाई ऑफलाइन बेचना है तो 4-5% का मार्जिन, लेकिन अगर ऑनलाइन बेचना है तो ऑनलाइन में तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी है, ऑनलाइन में तो टेक्निकल कॉस्ट भी है, ऑनलाइन में तो डिलीवरी कॉस्ट भी है, ऑनलाइन में तो पैकेजिंग कॉस्ट भी है. तो इन सारी कॉस्ट्स को पकड़ के फिर ये तो वैसे भी 4-5% मार्जिन का गेम है, इसमें प्रॉफिट कहां से आएगा? अब आपको ना बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको समझाता हूं. एक डिलीवरी का बंदा, अब इन ग्रोसरी आइटम्स का वेट भी बहुत ज्यादा है, राइट? तेल, गेहूं, चावल, इनका दाल, इनका वेट बहुत ज्यादा रहता है. तो सो वन डिलीवरी पर्सन कैन मैक्सिमम कैरी अ वेट ऑफ 15 to 17 किलोज. उसके ऊपर ऑन एन एवरेज अगर आप देख लो तो ये 15 किलो में 3 से 4 ही ऑर्डर जा सकते, क्योंकि उससे ज्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर प्रोडक्ट का वेट बहुत ज्यादा है. अब एक ऑर्डर अभी इंडिया में होती कितनी की? आप क्या 300, 400, 500 रुपए की एक ऑर्डर है, मतलब एक बंदा कितने की ऑर्डर डिलीवर कर रहा है? 1500, 1600 रुपए की ऑर्डर डिलीवर कर रहा है. अब 1500, 1600 के ऑर्डर में हर एक डिलीवरी के ऊपर अप्रोक्सीमेटली जोमेटो को इतने साल बाद, डिलीवरी के बाद भी, इतना बड़ा नेटवर्क होने के बाद भी, आज जाके उनकी पर डिलीवरी कॉस्ट 50-60 रुपीज में बैठी है, राइट? तो बाकी के स्टार्टअप्स की तो ऑलमोस्ट ओवर 90 रुपीज, 100 रुपीज होगी पर डिलीवरी. अब इस 1500 रुपए में अगर मैं देखूं तो मार्जिन वाइज हार्डली 4-5% का मार्जिन है, तो 60-70 रुपीज का मार्जिन बचता है. लेकिन 60-70 तो आप हर एक ऑर्डर के डिलीवरी पे दे रहे हो, उसके अलावा कस्टमर एक्विजिशन और उसके अलावा आप डिस्काउंटेड प्राइसिंग पे बेच रहे हो वो, और तो यहां से प्रॉफिट कहां से होने वाला है? ये क्विक कॉमर्स या फिर होम डिलीवरी तभी काम करता है जब प्रोडक्ट की यूनिट साइज बहुत छोटी हो और पर यूनिट प्राइस बहुत ज्यादा हो, राइट? जो हाई वैल्यू आइटम्स होता है ना, उसके अंदर ये क्विक कॉमर्स या फिर होम डिलीवरी काम करता है. जैसे कि कॉस्मेटिक्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये बहुत ही ज्यादा हाई मार्जिन इंडस्ट्रीज है क्विक कॉमर्स के लिए, डिलीवरी के लिए, क्योंकि मोबाइल की साइज बहुत छोटी होती है लेकिन मोबाइल की प्राइस 30, 40, 50 हजार होती है. कॉस्मेटिक्स की साइज बहुत छोटी होती है लेकिन कॉस्मेटिक्स की प्राइस 2, 3, 4, 5 हजार रुपए होती है. लेकिन जहां पे मैं आपको बोलूं कि भाई इतना बड़ा चावल का गोनी लेके जाओ और उसका प्राइस कितना है?
150-200 रुपए, भाई आप क्या पैसा बनाने वाले हो? उसके अंदर मार्जिन भी क्या है, बहुत कम मार्जिन है, एंड प्लस द प्रोडक्ट साइज एंड वेट इज वेरी ह्यूज। अब ये इंडस्ट्री यूके, यूएस में, वेस्टर्न कंट्रीज में काफी बार चल जाती है, क्योंकि वहां पे लोग ग्रोसरी महीने में एक बार या फिर 2 हफ्ते में एक बार खरीदते, तो जो उनका एवरेज कार्ट वैल्यू होता है वो 12,000, 15,000, 17,000 होता है, राइट? क्योंकि वो एक ही बार बल्क में मंगा रहे। अब आप 12-15,000 का सामान मंगा रहे हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आपका 1,500-2,000 का मार्जिन उसमें बच जाएगा। लेकिन भाई अगर मैं मंगाई 300-400 रुपए का रहा, तो उसके अंदर क्या कमाऊंगा मैं? कुछ नहीं है उसमें कमाने के लिए। एंड जहां तक वेस्टर्न कंट्रीज की बात है, यूएस में भी एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है जिसका नाम है इंस्टाकार्ट। इंस्टाकार्ट भी अपना जैसा बाइजू है वैसे वहां पे एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है। वैल्यूएशन आई थिंक इट वाज एट इट्स पीक अराउंड $40 बिलियन की वैल्यूएशन थी, एंड इट स्टार्टेड मेकिंग लॉसेस एंड कस्टमर एक्विजिशन बहुत हार्ड हो गया, कंपटीशन बढ़ गई, तो इन्वेस्टर्स ने कट करके अभी आई थिंक 20-22 बिलियन पे आ गया है, तो सीधा 50% वैल्यूएशन स्लैश कर दिया, या फिर आई थिंक उससे भी कम है। तो आप सिर्फ वैल्यूएशन के बेसिस के ऊपर अगर आप फंडिंग उठाओगे, बिजनेस को कोर नहीं स्ट्रॉन्ग करोगे, तो आपके इन्वेस्टर जी कभी ना कभी आके आपकी वैल्यूएशन काटने वाले। द थर्ड एंड द बिगेस्ट पॉइंट इन इंडिया इज कि इंडिया का कस्टमर सेगमेंट इतना प्राइस सेंसिटिव है एंड डिसलॉयल है कि आज के टाइम में ब्रांड लॉयल्टी ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि भाई मैं तो स्विगी इंस्टामार्ट का फैन हूं, मैं तो इसी से खरीदूंगा, चाहे वो कितनी भी बेचे, चाहे बाकी के लोग कितने भी बेचे, लेकिन मैं तो सिर्फ स्विगी इंस्टामार्ट से खरीदूंगा। आज के टाइम में अगर मुझे स्विगी इंस्टामार्ट के ऊपर कोई चीज अगर 200 की मिल रही है एंड वही चीज अगर मुझे बिग बास्केट के ऊपर 150 की मिल रही है, तो भाड़ में गए स्विगी इंस्टामार्ट, चलो बिग बास्केट के पास में, राइट? ये एक नॉर्मल कंज्यूमर की आइडियोलॉजी है, जहां पे बेटर डील वहां से लोग खरीदते हैं, राइट? तो आपने देखा होगा कि काफी सारे क्विक कॉमर्स स्टार्टअप्स ना आपको नए अकाउंट बनाने पे, मतलब आप अगर फर्स्ट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आपको इसके ऊपर फ्री डिलीवरी, या फिर फर्स्ट 5 ऑर्डर्स के लिए फ्री डिलीवरी, या फिर आपको कुछ प्रोडक्ट फ्री मिलेगा अगर नया अकाउंट है तो ऐसे कुछ स्कीम्स या फिर ऑफर्स रन करते हैं, प्लस डिस्काउंट भी आपको बहुत सारे देते हैं। तो इंडिया में लोग क्या करते हैं, अभी हर एक के पास में डुअल सिम मोबाइल है, ऐसे 2 मोबाइल भी रहेंगे तो 4 सिम हो गए, तो हर आदमी 4 बार अलग अलग नंबर से ऑर्डर करता है ताकि उसको डिस्काउंट मिले। अब जब वो चारों नंबर खर्च हो जाते हैं, जब आपने सारे फर्स्ट 5, फर्स्ट 10 परचेसेस के अपने सारे ऑर्डर्स खत्म कर दिए सारे नंबर्स पे, तो बंदा वो प्लेटफॉर्म छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला जाता है कि बॉस अब तेरे ऑफर्स खत्म हो गए, अब मैं वहां पे जाऊंगा। तो ऐसे डिसलॉयल कस्टमर बेस में, ऐसे प्राइस सेंसिटिव कस्टमर सेगमेंट में, कस्टमर मार्केट में आप कैसे कस्टमर्स को पकड़ के रखोगे? आपको बहुत ज्यादा उनको अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट्स, ऑफर्स, एड्स, ये चीजें करनी पड़ेंगी, एंड वो बिजनेस को और लॉस मेकिंग बनाता है। वैसे ही कम लॉस मेकिंग था क्या कि मुझे अभी इतना सारा और करना पड़ेगा कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, कस्टमर को रिटेन करने के लिए। तो जैसे ही ये ई कॉमर्स बिजनेसेस स्कीम स्टॉप कर देते हैं, वैसे ही इंडियन कंज्यूमर्स भाग जाते हैं। ना सिर्फ इंडियन कंज्यूमर्स, कोई भी कंट्री में कोई भी कंज्यूमर की मेंटालिटी तो सेम ही होती है, राइट? नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कोर बिजनेस मॉडल का पॉइंट है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, राइट? बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करना है। काफी सारे कंपनीज ने काफी अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स ट्राई किए, राइट? ग्रोफर्स ने ट्राई किया कि लोकल सेलर्स को ही कनेक्ट करके जब भी ऑर्डर आएगी तो एक लोकल सेलर के पास जाके सामान उठा के आपके घर पे डिलीवर करना है, लेकिन उसमें क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, उसके अंदर इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं है, राइट? तो ग्रोफर्स का वो मॉडल फेल हो गया। अब बिग बास्केट ने क्या किया, बिग बास्केट ने इन्वेंट्री रखना स्टार्ट कर दिया एंड उन्होंने अपने वेयर हाउसेस बनाना स्टार्ट कर दिया, राइट? ज्यादा पैसा लगा के खुद का वेयर हाउस बना दिया, वहां से अब वो डिलीवर करते हैं। जेप्टो ने भी वही किया, जेप्टो ने भी क्या किया, क्लाउड वेयर हाउसेस टाइप किया, जहां पे किसी को पता नहीं कि उनका वेयर हाउस कहां पे, लेकिन उन्होंने एक वेयर हाउस बनाया जिसके अंदर उन्होंने थोड़ी सी इन्वेंट्री रखी। अब ऑर्डर आती है तो वहीं से वही वेयर हाउस से लेके पैक करके डिस्पैच कर देते हैं। अब ग्रोफर्स के मॉडल में प्रॉब्लम यह था कि लोकल रिटेलर्स के पास में से काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, क्वालिटी की भी, इन्वेंट्री की, अवेलेबिलिटी की, प्राइस सेंसिटिविटी की, राइट? तो वो तो काम नहीं करने वाला। लेकिन अगर मुझे इन्वेंट्री लेड बिजनेस मॉडल स्टार्ट करना, अगर मुझे वेयरहाउस बनाना है, तो उसके अंदर कितनी ज्यादा इनिशियल कॉस्ट है, मुझे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, बहुत हाई केपेक्स है उसके अंदर, क्योंकि रियल एस्टेट चाहिए, रेंट है, सैलरी है, पेरिशेबल गुड्स है, वेस्टेज है। तो ये सारी चीजों के लिए एक इनिशियल केपेक्स बहुत ज्यादा लग जाता है अगर आपको इन्वेंट्री लेड मॉडल में जाना है तो यहां पे जाओ कि लोकल डीलर्स को कनेक्ट करो तो भी नुकसान, यहां पे जाओ इन्वेंट्री लेड बिजनेस मॉडल में तो यहां पे बहुत ही ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट, जहां पे फंडिंग के बिना काम हो नहीं सकता ना। तो फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज, इंडिया में ना
मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई, ये कुछ मेजर सिटीज, हैदराबाद आप अगर छोड़ दो तो काफी स्पार्सली पॉपुलेटेड सिटीज है, राइट। काफी स्पार्सली पॉपुलेटेड 3 टायर 4 टायर सिटीज है, जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी कम है कि आपको इतने दूर दूर से ऑर्डर आएंगे कि भाई आपको एक एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। तो वहां पे ये बिजनेस मॉडल और भी लॉस मेकिंग हो जाता है। अगर मुझे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद में ऑपरेट करना है तो मुझे पता है कि एक टावर है, एक स्काई स्क्रेपर है जहां पे ऑलरेडी 500 लोग रहते हैं। तो मुझे पता है कि इतने पास में इतने सारे स्काई स्क्रेपर्स, इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स है, सोसाइटीज है कि वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है, तो मैं अपना जो डिलीवरी कॉस्ट है वो कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे टियर 1 के बियॉन्ड जाना है, टियर 2, टियर 3, टियर 4 में, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, बहुत स्पार्स हो जाते हैं। एंड वहां पे अगर ऑर्डर्स आने लग गए आपको बहुत दूर दूर से, तो आपको बहुत ज्यादा घूमना पड़ेगा, फिर आपकी डिलीवरी टाइम भी बढ़ जाते हैं, आपका पेट्रोल का भी एक्सपेंस बढ़ जाता है, आपका डिलीवरी का भी एक्सपेंस बढ़ जाता है, प्लस आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ डिलीवरी भी कम हो जाती है, राइट। क्योंकि उस डिलीवरी ड्राइवर को बहुत टाइम लगेगा कि वो 10 किलोमीटर जाए, डिलीवर करे, 10 किलोमीटर डिलीवर करके वापस आ जाए। एंड वहां पे आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज दैट पेनिट्रेटिंग इनटू टियर 3, टियर 4, क्योंकि वहां पे पेइंग कैपेसिटी भी कम है। तो आप अगर क्विक कॉमर्स के लिए ज्यादा चार्ज करने लग गए तो बॉस वो तो मार्केट खत्म हो जाएगा, फिर आपको सिर्फ टियर 1 में ही फोकस करना पड़ेगा, एंड दैट देन बिकम्स अ वेरी स्मॉल मार्केट। अब मोस्टली टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी या फिर टियर 1 सिटीज में भी क्या होता है कि पास में एक किराना स्टोर होता है जहां पे हम लोग काफी सालों से जाके किराना ग्रोसरी ले रहे हैं। नाउ व्हाट दीस पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग इज दैट उन्होंने एक लड़का रखना शुरू कर दिया कि जो भी उनके लोकेलिटी से उनके लॉयल कस्टमर्स अगर फोन करके अगर ऑर्डर देते हैं तो वो लड़का जाके उनके घर पे देके आएगा इंस्टेंटली, कि अभी गया स्कूटी पे जाके देके आ गया, राइट। नाउ दिस बिकम्स मच फास्टर देन द ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी थिंग्स, क्योंकि आपको अगर 10 मिनट में चाहिए तो उसके लिए दे आर गोइंग टू चार्ज मोर, और द सेकंड ऑप्शन इज कि आप 4 या 5 घंटे रुको, राइट, एंड दैट मॉडल इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि उतना कौन रुकेगा। देन द पीपल स्टार्ट कॉलिंग दिस लोकल किराना, लोकल ग्रोसरी स्टोर्स, एंड नाउ दैट बॉय स्टार्ट्स डिलीवरिंग इन द नेबरहुड टू द लोकल कस्टमर्स, राइट। So I think this will also indirectly compete with this online grocery delivery startups. So I think this market is going to be very competitive. And इसमें से कौन survive करेगा? We know that a few handful of them are going to survive at the end. लेकिन I think कि जितनी ज़्यादा competition आएगी, जितना competitive sector होगा, उतना एक तो market भी बढ़ेगा, and second the customers are going to benefit a lot, क्योंकि हर एक कंपनी को best से best scheme, offers, discount निकालने पड़ेंगे हम customers को attract करने के लिए। तो जितनी ज़्यादा competition, उतना ज़्यादा innovation, उतना ज़्यादा discounting. So at the end customers are going to benefit a lot. So guys, आपके क्या थॉट्स इसके बारे में जरूर कमेंट करिए। I truly feel कि Big Basket owned by Tata, JioMart, Amazon Fresh, Flipkart Quick, these are the massive companies that are going to probably last longer than the new startups जो अभी स्टार्ट हुए। लेकिन you can comment down your thoughts कि आप कौन से सर्विसेज यूज करते हो, आप कौन से कंपनी के ऊपर बेट करते हो, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री एज अ होल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड मेरे दूसरे काफी सारे वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, सो फील फ्री टू गो एंड वॉच दोज वीडियोस एज वेल। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू सी द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, thank you।